सबसे पहले तो आए हुए सभी हम मानव जो विजन इंडिया के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इधर विजन इंडिया के माध्यम से हम लोगों को कई जगह जाने का मौका मिला है और विभिन्न सब्जेक्ट्स पे हम लोगों ने चर्चा की है, लोगों से बातचीत की है। जो समाज में जिनके पास अनुभव है, जिन लोगों ने अपने अनुभव से समाज को दिया है, बहुत से प्रतिष्ठित सम्मानित लोगों के सवाल और उनसे मिलकर के एक रास्ता निकालने के लिए हम लोगों ने जगह जगह पर कार्यक्रम किए हैं। आज प्रयागराज में हम सब लोग मिलकर के एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, शिक्षा, परीक्षा और क्यों हुई ध्वस्त व्यवस्था, ये उस पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। इधर अगर हम देख रहे हैं तो बड़े पैमाने में पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि सरकारें लाख कोशिश करने के बाद भी परीक्षा करा नहीं पा रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के बाद भी सरकार वो व्यवस्था नहीं दे पा रही है जो व्यवस्था उन्हें देनी चाहिए। इसलिए विजन इंडिया के माध्यम से शिक्षा, परीक्षा क्यों ध्वस्त हुई व्यवस्था को लेकर के आप सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर आपका धन्यवाद देता हूं। मैं आज जिस मुद्दे को लेकर के हम यहां लेकर के बातचीत कर रहे हैं, वो बहुत अहमियत रखता है और देश की तस्वीर बदलने की ताकत भी, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा, अच्छी सीख अच्छा इंसान बनाती है, जिंदगी जीने के सबक सिखाती है, मुश्किलों के इम्तिहान पार कराती है। इसमें अगर आ जाए कहीं दरार तो तरक्की की बुनियाद हिलाती है। इसलिए जो बुनियाद है हमारी शिक्षा, उस पर हम और आप सब लोग बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं। जब किसी देश की शिक्षा और परीक्षा प्रणाली ध्वस्त हो जाती है तो युवाओं का भविष्य और देश का विकास बर्बाद हो जाता है। जब शिक्षकों पर काम का अत्यधिक बोझ होता है, लगातार पेपर लीक होने, परीक्षाएं रद्द होने और पद खाली रहने से बेरोजगारी, मानसिक तनाव और अविश्वास बढ़ता है। और ये देखने को मिला है हमें कि मानसिक तनाव के कारण जब परीक्षाएं नहीं हुई, बड़े पैमाने पे कम उम्र के लोगों ने आत्महत्या कर ली, जान तक दे दी है। और उनके परिवार के लोगों के सामने जो संकट पैदा हुआ है, जो उनके सामने मानसिक तनाव पैदा हुआ है, वो एक गंभीर विषय बनकर के आया है। जब योग्यता की अनदेखी की जाती है तो देश की युवा आबादी की ताकत एक बड़ी आपदा बदल जाती है। जब हम लोग ये कहते थे 10 साल पहले कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में हम लोग बहुत आगे हैं, हमारे नौजवानों में, छात्रों में ऊर्जा है जो समाज और देश को बदल देगी, लेकिन देखते हैं कि जहां युवा आबादी बढ़ गई है, वो ताकत की जगह हमारी आपदा में बदलती जा रही है। जो हमारा लाभ होना चाहिए था, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड होना चाहिए था, ये बढ़ती हुई आबादी में नौजवानों को जब हम रोजगार, नौकरी और सही शिक्षा नहीं दे पाए तो आपदा में बदलती जा रही है। उससे छात्र उम्मीद खोते जा रहे हैं। तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल हमारे और आपके बीच में आ गया है। आज की सरकार जब हम लोग देखते हैं केजी से लेकर के पीजी तक की
पूरी शिक्षा व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार किया जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता है, सरकार की जानकारी में है। सरकार ये जानती है कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो लगातार खत्म होती जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पीजी से लेकर के जो हमारी बेसिक पढ़ाई है वहां तक इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को जानबूझ करके बीमार करने का काम किया है। मर्जर के नाम पर आज सरकार हजारों सरकारी प्राइमरी स्कूल को बंद कर रही है। विश्वविद्यालय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो रहे हैं। और फिर उम्मीद बचती कहां है अगर हमारी बेसिक शिक्षा समाप्त हो जाए। जिस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उस पर प्रश्न लग रहे हों तो फिर उम्मीद बचती कहां है। समस्या का मूल भाजपा और उनके संगी साथियों का उस दकियानुसूरी रूढ़िवादी सामंती वर्चस्ववादी सोच में कई परतों के नीचे छिपा है, जिसके लिए शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व शैक्षिक व्यवस्था धर्म संस्कृति के नाम पर अपनी राजनीतिक सत्ता बचाने के लिए गहरी साजिश, षड्यंत्र और गुप्त चाल का हिस्सा बन गई है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ही राजनीतिक और गुप्त चाल की व्यवस्था बन जाएगी, चाल चली जाएंगी, तो सोचिए हमारे सामने कितना संकट और सवाल खड़ा होता है। जो कभी लड़कियों की शिक्षा को हतोत्साहित करने के रूप में बाहर आती है, कभी शिक्षकों से चारा इकट्ठा कराने के काम में लगाकर उनका मनोबल गिराते हैं। खबरें यहां तक मिलती हैं कि अगर बच्चे कम हैं स्कूल में तो उन शिक्षकों को किस किस काम में लगाया जाता है। आपने कई बार देखा है कि शिक्षकों को चारा इकट्ठा करने में भी इन्होंने ड्यूटी लगा दी थी। उनका मनोबल गिराने के लिए कभी पाठ्यक्रम बदलते हैं, शिक्षा को मानव संसाधन नहीं मानने में, कभी यूनिफॉर्म के मुद्दे पर, कभी विभिन्न परीक्षाओं में जातिवादी प्रश्न पूछने पर। ऐसे कैसे संभव है कि जब परीक्षाओं को लेकर के बड़ी बड़ी कमेटियां बनती हैं तो क्या वजह है कि जातिवादी प्रश्न पूछे जाते हैं। जरा सोचिए उस 6 साल की बच्ची के बारे में जिसे 3 किलोमीटर पैदल चलकर के स्कूल जाना पड़े क्योंकि गांव का प्राइमरी स्कूल मर्जर के नाम पर बंद कर दिया जाए। रास्ते में डर, स्कूल पहुंचे तो शौचालय नहीं। आंगनबाड़ी में मायूसी पसरी है क्योंकि बजट नहीं है, देश के बच्चों के लिए पैसे नहीं हैं, पर विज्ञापन के लिए खजाना खुला है। अगर हम बजट देखें, जिस तरीके से विज्ञापन में खर्च किया जाता है, कोई विभाग नहीं बचा जिस विभाग से कटौती कर करके विज्ञापनों पर पैसा न खर्च किया जाता हो। अच्छी शिक्षा के लिए जितनी बजट की सलाह दी गई है, सच में इस सरकार में उसके आधे से कम बजट दिया जा रहा है, जो दर्शाता है कि आज की बदहाली के पीछे किसी सोच काम कर रही है। जब बुनियादी शिक्षा के लिए ही पैसा नहीं होगा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना भी बेमानी होगी, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो बजट है वो भी विज्ञापन में खर्च करने का काम सरकार कर रही है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक हर क्लास में संघर्ष करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सब जगह है। कहीं कुर्सी मेज नहीं, कहीं मिड डे मील नहीं, कहीं कॉपी किताब स्टेशनरी की कमी है, कहीं लैब नहीं, कहीं कंप्यूटर सिर्फ किताब में है। लैब का पैसा इवेंट की सजावट में खर्च और खेल का मैदान बिल्डर को दे दिया जाता है। फीस और खर्च का बोझ से लाखों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बड़े होते होते और समस्याएं आती हैं। स्कूल का सिलेबस कुछ और होता है, एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ और आता है। इसी गैप को भरने के लिए बीच में ट्यूशन और कोचिंग की जरूरत पड़ती है, जो रेगुलर एजुकेशन के अलावा एडिशनल एक्सपेंडिचर बन जाती है। प्रैक्टिकल के नंबर ट्यूशन से बिकने लगते हैं। कॉलेज में अगर हम देखें तो प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है। पीएचडी होल्डर कुछ समय प्रति लेक्चर पर पढ़ाने को मजबूर हैं। न उन्हें इज्जत मिलती है,
न पीएफआई अधिकतम पद इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि उन पर नॉट फाउंड सुटेबल का बोर्ड टांग दिया गया है। जबकि शिक्षक हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, उनको नौकरी मिल सकती है, लेकिन पता नहीं सरकार के पास क्या कारण है कि जब उन्हें नहीं मिलते हैं तो जानबूझ करके नॉन फाउंड सुटेबल का बोर्ड टांग देते हैं। और ये केवल एक विभाग में नहीं, अगर देखेंगे तो शिक्षा के सभी विभागों में इसी तरह ये बोर्ड टांग करके बहुत सारे लोगों की नौकरियां और रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। नियुक्तियों में आरक्षण की धांधली हो रही है और पक्षपात तो आए दिन देखने को मिलता है। स्कॉलरशिप कई महीनों अटकी रहती है और हॉस्टल के कमरों और मेस की दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। डिग्री के साल बढ़ गए तो महंगी शिक्षा और महंगी पढ़ने लगी है। गरीब का बच्चा पहले साल में ही पढ़ाई छोड़ करके बाहर हो जाता है, अमीर का बच्चा तो कहीं भी पढ़ सकता है। ये गैर बराबरी निंदनीय है और चिंतनीय भी है। और इन सब के बाद जब नौकरी रोजगार नहीं मिलता है तो युवाओं की मायूसी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। इन सब का सबसे ज्यादा खामियाजा लड़कियों को भुगतना पड़ता है, जिनकी उम्र बढ़ते ही उनकी सुरक्षा हिफाजत के नाम पर, स्कूल कॉलेज दूर होने के नाम पर, टॉयलेट फैसिलिटी के न होने के नाम पर माँ बाप उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वा देते हैं। अगर हम रेशो देखें तो बड़े पैमाने पे हमारी बेटियां बहनें पढ़ाई छोड़ रही हैं। सोचिए, जब देश की आधी आबादी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे? कैसे देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएगा? इन सब के पीछे आज की शिक्षा की उपेक्षा ही कारण है। न केवल ये, बल्कि हम समय समय पर देखते हैं कि हमारे शिक्षकों पे किस किस तरह का दबाव डाला जाता है। टीचर्स को गैर शैक्षिक कार्यों में लगाने और उनके ऊपर अनावश्यक दबाव डालने से उनकी शिक्षा देने की योग्यता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जिस मास्टर जी का हम भगवान का दर्जा देते हैं, आज वो बीएलओ बनकर घर घर घूम रहा है। कभी जनगणना, कभी पशु गणना, कभी चारा इकट्ठा करना, उसका फरमान आ जाता है। साल में 90 दिन वो बच्चों को नहीं, रजिस्टर को देखता है। फिर कहते हैं कि क्वालिटी क्यों नहीं है। जब गुरु का मनोबल ही तोड़ देंगे तो शिष्य का भविष्य क्या बचेगा? जरा सी देर वेतन कटने पर डर डीआईओसी के दफ्तर में ट्रांसफर की बोली लगती है और जो ट्रांसफर को लेकर के चीजें सामने आती हैं, बहुत ही चिंताजनक है कि किस तरीके का हमारे शिक्षकों को समय समय पर डीआईओसी या अधिकारियों के माध्यम से क्या क्या फेस करना पड़ता है। और वर्तमान सरकार में घोर भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पूरी तरीके से जानबूझ करके ये सरकार शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है। और जहां शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, वहीं पेपर बनाने वाले से लेकर के रिजल्ट आने तक नकल और घोटाले की पूरी चेन लंबी खड़ी हुई है। यानी पेपर सेटर से लेकर के रिजल्ट तक हर कड़ी पर पैसे पहुंच और मिलीभगत से पूरा सिस्टम बिक गया है। और मेहनत करने वाले बच्चे को सिर्फ उनका ही भविष्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज ये साफ उजागर हो गया है कि सरकार किसी भी गलती के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानती और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को बेशर्मी से ठुकरा देती है। सच तो यह है कि जब समस्या की जड़ में वर्तमान सरकार का अपना भ्रष्टाचार है, तो यही लोग किसी न किसी रूप में परीक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य का ध्वस्त करने में हैं। जहां तक तीसरा सवाल उठता है कि नौकरी को लेकर के, कई मौकों पर देखा है और पिछले 10 साल के भाजपा के कार्यकाल में हम लोगों ने देखा है कि भाजपा के एजेंडे में नौकरी ही नहीं है। और अगर एजेंडे में नौकरी होती तो शायद उत्तर प्रदेश में इतने पेपर लीक नहीं होते, इतनी परीक्षाएं नहीं रद्द होती। और मैं फिर दोहराता हूं इस बात को कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में ही नहीं है,
एक बड़ा सवाल यह है कि भाजपा सरकार नौकरियां क्यों नहीं देना चाहती है, जबकि वो जानती है कि नौकरी न देने से पढ़े लिखे युवाओं में आक्रोश पैदा होता है जो भाजपा के ही खिलाफ जाता है। क्या इतनी राजनीतिक समझ भाजपा को नहीं है? ये जानबूझ करके, ये जानते हुए भी कि युवा पीढ़ी आक्रोशित होगी, नाराज होगी, उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी को लेकर के उनके बीच में कोई ऐसा ठोस योजना नहीं लेकर के आ रहे हैं। सच तो यह है कि भाजपा सब समझती है, सब जानती है। नौकरी न देने का फर्स्ट रीजन, पक्ष या कारण यह है कि भाजपा के लिए पैसा कमाना युवाओं के भविष्य बनाने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा तो चुनाव में ही अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, जिसे भाजपा सरकार ही हेरा फेरी से जीत लेने का मंसूबा पाले बैठे हैं। इसलिए युवाओं के पक्ष में कभी नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर नाराजगी भी होगी तो कई संस्थाएं उनके लिए काम करती हैं, और अगर नाराजगी से वोट खिलाफ भी पड़ जाएगा तो कई बार हमें देखने को मिला है कि उनके तमाम संस्थाएं उनके साथ खड़े होकर के चुनावी परिणाम भी उनके पक्ष में कर देती हैं। नौकरी न देने का दूसरा रीजन ये भी है, और पक्ष ये भी बनता है कि नौकरी में निश्चित वेतन देना होता है, जिससे राजकोष से पैसा निकलता है, लेकिन उसमें वे भाजपाई कमीशन खोरी नहीं कर पाते हैं। इसलिए वो संविदा की बात करते हैं, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी मिल जाएगी, बजट से पैसा सीधे उनके वेतन में जाएगा, अकाउंट में पहुंचेगा, तो शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कमीशन नहीं पा पाएंगे। इसलिए संविदा को बढ़ाने का काम करते हैं। संविदा का मतलब अस्थायी नौकरी होता है, या कहें नौकरियों में ठेकेदारी लागू करना होता है। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार ठेकेदारों से कमीशन उगाने के मामले में तो भाजपाइयों का रिकॉर्ड बन चुका है, और अगर हम वर्ल्ड का रिकॉर्ड देखें तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके ही नाम पर आएगा। ये ठेकेदारों से कम पैसे पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उनसे एक मुश्त कमीशन ले लेते हैं। भाजपा को कमीशन देने के बाद ये ठेकेदार उस पैसे में से अपना मोटा मुनाफा काटकर बाकी नाम मात्र का ही काम करने वालों को आगे देते हैं। नौकरी न देने का थर्ड रीजन, पक्ष या कारण है संविदा के माध्यम से पीडीए के आरक्षण की लूट करना। यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जब संविधान पे नौकरियां होंगी तो पीडीए के समाज के लोगों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा, इसलिए जानबूझ करके वो संविदा पर बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल नौकरी देने का मतलब है कि नियमानुसार आरक्षण भी देना होगा। जब ये भाजपाई 69,000 भर्तियां जैसी सरकारी नौकरियों में संविधान द्वारा लागू किया आरक्षण मार देते हैं, तो सोचिए संविधान में तो क्या क्या अत्याचार और भ्रष्टाचार कितना करते होंगे। इसलिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार में बैठे लोग संविदा की नौकरियों को बढ़ावा दे रहे हैं। सच तो यह है कि भर्ती नौकरी के पीछे भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगीत साथियों का बेहद खुफिया चौतरफा प्लान काम करता है, क्योंकि उनके चलाने के लिए उनके पास खुफिया लोग हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। वो जानबूझ करके इसी तरह का बढ़ावा देते हैं। भाजपा परीक्षा प्रणाली को वो दशानन है जिसके 10 चेहरे हैं। इन दशानन के 10 रूप हैं। परीक्षा प्रणाली में हेराफेरी करने वाले भाजपाई, गलत प्रश्नोत्तर के पेपर छपाने वाले भाजपाई, पेपर लीक या सॉल्वर का जुगाड़ करने वाले भाजपाई, परीक्षा की तारीख टलवाने वाले भाजपाई, परीक्षा रद्द करने वाले भाजपाई, मूल्यांकन में कॉपी बदलने वाले भाजपाई, आरक्षण मारने वाले भाजपाई, रिजल्ट लटकाने वाले भाजपाई, भर्ती नौकरी कोर्ट में ले जाने वाले भाजपाई, कोर्ट में जानबूझ करके केस हार जाने वाले भाजपाई। सच्चाई तो यह है, इन सब के पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है, जिसकी मंशा पीडीए समाज के 95% लोगों को 5% प्रभुत्वशाली लोगों के लिए श्रमिकों की मजदूरी की तरह उपलब्ध कराना है, वो भी कम से कम पारिश्रमिक पर, जिससे कि उनका ज्यादा शोषण कर सकें।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जहां साजिश और षड्यंत्र चल रहा है शिक्षा को लेकर के, वो हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि सबसे पहले उन्होंने प्राइमरी शिक्षा पे हमला किया था। और जब आंकड़े हम लोगों ने निकाले वहां के, और मुख्यमंत्री जी के खुद गृह जनपद के जब निकाले, तो वहां पर 500 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, कहीं मर्जर के नाम पर और कहीं किसी और कारण। तो जब उनके गृह जनपद में 500 प्राइमरी स्कूल बंद हो सकते हैं, तो सोचिए उत्तर प्रदेश में। हमें उम्मीद है कि समाज को भी हम सुधारने और सही दिशा में ले जाने में कामयाब होंगे। समान अवसर देने वाले और समानता के मानवीय दृष्टिकोण को उपजाने वाले हमारे पीडीए प्रेम, दया और अपनापन का संदेश देने वाले सामाजिक न्याय का राज लाना है। इसके साथ साथ बंधु राष्ट्र बनाना है। कुल मिलाकर मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की पक्की होगी। मैं एक बार फिर आए हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने आप को, जहां अभिषेक मिश्रा जी ने जहां शुरुआत की थी कि प्रयागराज त्रिवेणी है, त्रिवेणी के साथ साथ इस प्रयागराज ने महापुरुषों को भी समाज को सुधारने के लिए यहां से निकले हैं, उन सब से लोगों से जोड़ता हुआ मैं उम्मीद करता हूं कि प्रयागराज के इस कार्यक्रम से शिक्षा और परीक्षा को लेकर के कुछ ठोस फैसले हम लोग लेकर के उठेंगे, और समय आने पर जब समाजवादी हम लोग सत्ता में होंगे तो उनको लागू कर करके अपनी शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे, जिससे कि समाज और देश हमारा तरक्की के रास्ते पे जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं।